साथियों, अभी भारत सरकार ने 4 कोड पास किए हैं और उन चारों कोडों के बाद इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और गिग वर्कर्स के बीच काफी अभी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जिसमें अभी स्पष्टीकरण आना बहुत बाकी है। अभी गवर्नमेंट ने केवल 4 कोडों का नोटिफिकेशन जारी कर उनको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे श्रम मंत्री माननीय संतोष गंगवार जी ने 1 अप्रैल 2021 से लागू करने की बात भी पूर्व में कही जा चुकी है। उनके क्रियान्वयन में आने के बाद एक बड़ी विचित्र स्थिति होगी कि जो हमारे लेबर कोर्ट और लेबर ट्रिब्यूनल्स थे उनके बीच काफी कुछ चेंज आने वाला है, बदलाव आने वाला है और श्रमिक को डर है कि कहीं मेरे विवादों के निपटारे में देरी ना हो और नियोक्ता या एम्प्लॉयर को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि विवादों की संख्या इतनी अधिक हो जाए जिनका निपटारा आसानी से ना हो सके। अतः अभी दोनों पक्षों ने बहुत सावधानी के साथ, बहुत दूरदर्शिता के साथ, बहुत सौहार्द के साथ, बहुत सौम्यता के साथ कोलैबोरेटिव वे में एक समरसता का भाव रखते हुए कार्य करना, एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखना और कर्मचारियों के कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वयन में लाना, कर्मचारियों के एंगेजमेंट लेवल को बढ़ाना, कर्मचारियों से उत्पादकता वृद्धि करना, अपने माल की गुणवत्ता बढ़ाना, कर्मचारियों से नए नए सजेशन लेकर के, कोलैबोरेटिव आइडिया लेकर के, इनोवेटिव आइडिया लेकर के आगे विकास करना अब बहुत आवश्यक है। 1960 के दशकों में जो स्थिति बनी हुई थी, जो 1990 तक चली, वह स्थिति अब नहीं है। आज का हमारा कारीगर साथी, आज का हमारा कर्मचारी साथी पढ़ा लिखा है, वह अपने हित और अहित को जानता है। इसीलिए धीरे धीरे श्रम संगठनों की भूमिका काफी कम होती जा रही है और औद्योगिक विवाद इसलिए बढ़ रहे हैं कि श्रम संगठनों की जगह कुछ निहित स्वार्थों के कारण कुछ स्थानीय लोगों ने अपना एक संगठन बनाकर कर्मचारियों को भड़काने का, कर्मचारियों से किसी तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी भी दुखी है और उद्योग भी दुखी है। यदि इस बारे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है। उसके बाद अब महाराष्ट्र में, केरल में स्थिति और खराब होती जा रही है। अभी गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी इस तरह के संगठनों का उद्भव कम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वह भी बढ़ने लगा है। अतः मैं और मेरी संस्था वीके डायनामिक लीडरशिप सेंटर का प्रयास है कि हम सबको जितने भी अब लेटेस्ट लेबर लॉ में अमेंडमेंट्स आएंगे, वह कारीगर के पक्ष में हो या नियोक्ता के पक्ष में हो, उन सब की स्थिति हम समय समय पर आप लोगों को अवगत कराएंगे। आज हमारा पहला प्रयास यह है, जो बहुत सारे लोग, जब मैं बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ बात करता हूं और मैंने खुद भी 38 साल का मेरा अनुभव मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का रहा है, कि अभी तक लोग जो
चार्जशीट देने के लिए, शोकॉज देने के लिए या वार्निंग लेटर देने के लिए जो शॉप फ्लोर पर एक रिपोर्ट लिखते हैं, वह रिपोर्ट ही ठीक से नहीं लिखी जाती, जिसके कारण से बहुत सारी असुविधाएं बढ़ जाती हैं, बहुत सारा भ्रम मैनेजमेंट या यूं कहिए नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच, नियोक्ता और श्रमिकों के बीच बढ़ जाता है। उन सब चीजों को और बाह्य तत्व जिनकी मैंने अभी बात की, उनको दूर रखने के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों का संबंध बहुत मजबूत हो, एक दूसरे पर अटूट विश्वास हो, बीच में कोई घुसकर उसे बर्बाद ना करे, उसको मजबूत करने के लिए दोनों के बीच एक तो पूर्ण स्पष्टता, जिसको बोलते हैं कि क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी होना बहुत आवश्यक है। मैंने अपने जीवन में बहुत बार उद्योगों में बोनस के पेमेंट और बोनस पर काफी हंगामा होते देखा है, उसके बाद लोगों के जॉब को जाता देखा है, फिर लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और कुछ तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर वापस आए हैं, जिससे कर्मकार को भी नुकसान हुआ और उद्योग के उसके जो श्रम का उपयोग होना था उसका नुकसान हुआ, संबंध भी बिगड़े, बहुत सारे लोगों के साथ कभी कभी अन्याय भी हुआ। अब वर्तमान युग में भारत सरकार ने प्रयास किया है कि उनको सुधार कर दोनों के पक्षों को मजबूत कर एक नव निर्माण किया जाए भारत देश का। आज वर्तमान में स्थिति यह है कि चाइना है या जितने और हमारे एशियन देश हैं, एशिया के देश हैं, उन सब ने हमसे अधिक औद्योगिक क्रांति लाकर अपने यहाँ अपनी जीडीपी बढ़ाई है, सकल घरेलू आय को बढ़ाया है और वो हमसे आर्थिक आय के मामले में आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अतः यहाँ नियोक्ता और कर्मकार दोनों को जानना समझना बहुत आवश्यक हो गया है। तो आज हम जो बात करेंगे कि जब हम किसी को चार्जशीट, शो कॉज या वार्निंग लेटर इशू करते हैं तो उससे पहले जो शो फ्लोर पर या ऑफिस में जहां वह काम करता है उसके कार्यस्थल पर जो एक रिपोर्ट लिखी जाती है, जो उसके खिलाफ एक आवेदन तैयार किया जाता है, वह कभी कभी इतना वेग होता है कि दोनों को काफी नुकसान होता है, समय की बर्बादी होती है और आपस में संबंध खराब होते हैं। अतः उस पहले डॉक्यूमेंट को यदि पहले ही दस्तावेज को ठीक किया जाए तो काफी सारी समस्याओं का निदान हो सकता है, क्योंकि जब आप ये सब चीजें देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यह शोकॉज, वार्निंग या चार्जशीट देने लायक है या नहीं है। अतः इन चारों कोडों के बाद जो भारत सरकार ने द कोड ऑन वेजेस 2019 में, जिसको कोड ऑन वेजेस के नाम से लोग जानते हैं, और द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जिसको OHS कोड भी, OSH कोड भी कहते हैं, और तीसरा द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, द IR कोड जिसे कहते हैं, 2020, ये तीनों में पास 2020 में पास किया। अतः इन सबके प्रावधानों को जानना, समझना, अपने हितों की रक्षा करना दोनों के लिए आवश्यक है। इन सभी कोडों के बारे में बहुत सारी वार्ताएं, बहुत सारे प्रेजेंटेशन, बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं, लेकिन अभी भी भ्रम की स्थिति है, कोई इनको ठीक से समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने इनसे संबंधित अभी नियम और उपनियमों की व्याख्या जारी नहीं की है। उसके बाद स्टेट का क्या, राज्य का क्या योगदान रहेगा, वह स्थिति अभी नहीं है। अतः इनकी अब जानकारी
दोनों पक्षों को होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब 2021 आने वाला है, समय कम होता जा रहा है, अतः इनकी जानकारी बढ़ाने का यह सही समय है। अतः हम आपके लिए इनकी जानकारी का प्रयास कर रहे हैं। आपको यदि कुछ जानकारी हमसे चाहिए तो मैं और मेरी संस्था आपके लिए तत्पर हैं, हमें लिखिए। मैंने अपना एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस इसमें दिया है। तो जो चार्जशीट, शोकॉज और वार्निंग लेटर इशू करने के लिए दस्तावेज बनना चाहिए, उसमें इन 9 तथ्यों का होना बहुत आवश्यक है। जब आप ये 9 चीजें उसमें लिखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यह शोकॉज, वार्निंग या चार्जशीट इशू करने के लायक घटना है भी या नहीं भी है, या इसको बढ़ा चढ़ा करके, या अपना कोई निजी स्वार्थ मैनेजर वर्सेस कर्मचारी के बीच का औद्योगिक विवाद बनता जा रहा है। यहां मैं औद्योगिक संबंध अधिकारी या HR, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अधिकारियों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इन चीजों को समझकर ही अब कोई कार्यवाही करें। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं जिसमें आपको वापस लौटना पड़े। अतः इस दस्तावेज को ठीक से जानना, समझना, लिखना और सारी जानकारी इकट्ठा करना आपके लिए अति आवश्यक है। मैं अपने श्रमिक भाइयों से भी, अपने कर्मचारियों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी आज के युग में, जब नियोजन कम से कम होता जा रहा है, वह भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो इन चीजों को ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम नहीं करें किसी के बहकावे में आकर, जिससे उद्योग को या मेरे राष्ट्र को क्षति होती हो। तो सबसे पहले तो जिस दिन यह डॉक्यूमेंट लिखा जाए उस पर उस दिन का दिनांक और समय होना आवश्यक है कि यह घटना कितने बजे और किस तारीख को हुई। यदि उस उद्योग में पारियों में काम होता है, शिफ्टों में काम होता है, तो कौन सी शिफ्ट थी, वह शिफ्ट कितने बजे शुरू होती है, कितने बजे खत्म होती है, यह भी लिखा जाना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 3 कि यह घटना कहाँ घटी, क्योंकि उद्योग तो काफी बड़ा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। तो यह घटना वास्तव में कहाँ घटी, उस प्लेस का लिखा जाना, उसका विवरण होना बहुत जरूरी है। नंबर 4 कंप्लीट नरेशन, व्हाट ट्रूली हैड हैपेंड और हैज हैपेंड। वास्तव में हुआ क्या है, ऐसा नहीं कि 2 चीजें और भी पहले की बाद की सब जोड़ दी जाए, वह इसमें नहीं होना चाहिए। जो हुआ है वही लिखा जाए, शुरू से आखिर तक इसमें सततता, जिसे कंटिन्यूटी बोलते हैं, और सत्यता दोनों का होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई भी मैनिपुलेट करेगा तो वह डोमेस्टिक इंक्वायरी में या चार्जशीट के उत्तर में पकड़ा जाएगा। नंबर 5 है कारीगर या कर्मचारी का नाम होना, जो कंपनी के रिकॉर्ड में या उस ऑफिस के रिकॉर्ड में दर्ज है, वह पूर्णतः ठीक होना आवश्यक है। नंबर 6 जो उसके साथ उस समय शॉप फ्लोर पर या ऑफिस में काम कर रहे थे, उनके 2 साथियों का नाम होना, जिन्हें आप भविष्य में गवाह के रूप में या विटनेस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उनका लिखा जाना अति आवश्यक है। और वो दोनों उस समय उस घटना स्थल पर होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरी जगह आपने नाम कहीं और से लिख दिया, जो वह घटना घटी गई है वहां उनका होना आवश्यक है। यदि कोवर्कर नहीं है, आपके यहाँ हाईली ऑटोमाइज्ड इंडस्ट्री है या हाईली ऑटोमाइज्ड प्रोसेस है,
तो फिर उस सिस्टम का ब्रेक होना जिसमें वह घटना घटी, उसका लिखा जाना आवश्यक है। नंबर 7, वर्कमैन या कारीगर साथी का, श्रमिक या कारीगर साथी का कार्ड नंबर, बहुत जगह एक एक नाम के कई कई वर्कर होते हैं, तो उसका कार्ड नंबर लिखा जाना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 8, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, लॉस ऑफ क्वालिटी, इनडिसिप्लिन, डैमेज या प्रोसेस में नुकसान जो हुआ है वह आपकी लॉगबुक में दिखना चाहिए या उस शिफ्ट के प्रोडक्शन लॉस में आना चाहिए, या वह हानि आपके कहीं दस्तावेजों में दिखनी चाहिए। कई बार होता क्या है कि कुछ छोटी सी घटना को कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर अपना निहित स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी इन चीजों का प्रयोग करते हैं, जो सर्वथा वर्जित और अनुचित है। अतः मेरा उन सभी से निवेदन है कि इस डॉक्यूमेंट में यह सब चीजें लिखा जाना, समझा जाना बहुत आवश्यक है। नंबर 9, फोटोकॉपी या फोटोकॉपीज का उस रिपोर्ट के साथ लगना अत्यंत आवश्यक है, और यदि आपके यहाँ सीसीटीवी की व्यवस्था है तो उनकी क्लिपिंग्स भी जोड़ी जाए। आजकल तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, हर ऑफिस, हर प्रोसेस कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड है, सभी जगह सीसीटीवी कैमरेज फिट हैं, तो उनका लिखा जाना अत्यंत आवश्यक, या उनकी क्लिपिंग्स की कॉपी लगाना या सीडी बनाकर साथ में सीडी लगाना अत्यंत आवश्यक है। यदि ये 9 चीजें आप अपनी रिपोर्ट में और रिपोर्ट के साथ अपने औद्योगिक संबंध अधिकारी या एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी को देंगे तो मेरा यह अनुमान है कि आधे विवाद इससे पूर्ण ही समाप्त हो जाएंगे। अब किसी छोटी बात को बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान काल में जो मैंने अभी चारों कोडों का नाम दिया, इन चारों कोडों के आने के बाद यह प्रक्रिया दोनों के लिए काफी जटिल होती जा रही है। अतः आप इनको समझिए, इनका ठीक से पालन कीजिए, इन दस्तावेजों को तैयार कीजिए और तब आगे की कोई कार्रवाई कीजिए। अभी आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगला वीडियो शीघ्र आपके पास लाएंगे कि चार्जशीट या शोकॉज लेटर कैसे लिखा जाए और वर्कमैन को कैसे जारी किया जाए। यह एक विशेष प्रक्रिया है, अतः इसको जानना प्रत्येक हमारे कारीगर साथी को, हमारे श्रमिक साथी को और हमारे प्रबंधन या नियोक्ता वर्ग को जानना अत्यंत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम हिंदी में तत्काल उपलब्ध कराने वाले हैं।